लेकिन अभी देखिए, अभी की स्थिति ये है कि आप 3 से 90 पे तो जा रहे हैं, 90 91 अभी का जो 285 का आंकड़ा अभी तक आया है हमारे पास। और एक बार फिर बता दें हम कि हमारे पास सीधा काउंटिंग सेंटर से आंकड़े आ रहे हैं। इनमें बिल्कुल फेरबदल हो सकता है क्योंकि अभी कई राउंड की वोट मतगणना अभी होनी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस 191 पर आगे चल रही है, आप 91 पर आगे चल रहे हैं। मैं यतेंद्र शर्मा के पास जाऊंगा, हमारे साथी यतेंद्र शर्मा इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। यतेंद्र, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग? क्योंकि देखिए, असम से तो अच्छी खबर है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा सारा दांव लगा हुआ था, ये सबकी नजर लगी हुई थी, या जहां सबसे ज्यादा कोशिश थी, पश्चिम बंगाल जहां 200 पार की बात हो रही थी, वहां 200 पार करने की स्थिति में तो तृणमूल कांग्रेस हो सकती है, अभी बीजेपी तो नहीं दिख रही है। और 200 तो क्या छोड़ दीजिए, बहुमत का आंकड़ा आएगा, ये ऐसा नहीं दिख रहा है, या बहुत बड़ा उलटफेर होना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं और जो बीजेपी की स्थिति दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि बहुत बड़ा फेरबदल फिलहाल तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और जो 200 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, उस नारे को अगर सही रूप देखा जाए, सही तस्वीर देखी जाए, तो वो टीएमसी उस तस्वीर में आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। जहां तक बीजेपी ऑफिस की बात है, तो कोविड का प्रकोप अभी पूरी दिल्ली में चल रहा है, तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान की तरफ से पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि बीजेपी ऑफिस बंद रहेगा, और अभी भी बंद है, कोई भी कार्यकर्ता यहां पर नहीं है। तो इस वजह से अभी जो चुनावों की तस्वीर है, अगर बीजेपी कहीं जीतती है तो उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जरूर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी नेता या कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में नहीं है। और ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर रुझान इसी तरह से पश्चिम बंगाल में रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा दमखम, पूरी ताकत बीजेपी आलाकमान ने झोंक दी थी, लेकिन उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही है रुझानों की, वो उनके उम्मीदों के अनुरूप नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान अभी शांति से इन रिजल्ट्स को देख रहा है, और हालांकि थोड़ा खुश हो सकता है, क्योंकि असम में जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सत्ता की तरफ, वो उसके लिए थोड़ी खुशी हो सकती है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात माने, तो पश्चिम बंगाल जरूर उसके लिए एक झटका साबित होगा, अगर ये तस्वीर आगे भी इसी तरह से बनी रहती है तो। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस से संजय शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, 193 काफी कंफर्टेबल दिख रहा है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन नंदीग्राम में क्या हो गया? नंदीग्राम के भी अभी शुरुआती रुझान है, और नंदीग्राम में मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत इस नदी से बहुत पानी बहना अभी बाकी है, और थोड़ी देर में आप देखिएगा कि नंदीग्राम से भी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ दीदी आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए किसी भी राउंड में पीछे होना, ये अपने किसी भी राउंड में, या एक ही राउंड में पीछे हो, ये अपने आप में एक झटका तो है। इसे आप झटका कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे इस तौर पर देखते हैं कि दीदी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात करके और चुनाव में संग्राम करके एक जो चीज साबित की है, वो जब इसका पूरे रिजल्ट आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, और मैं आपको तब विस्तार से और बताऊंगा कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ना बंगाल की राजनीति में क्या मायने रखता था। और नंदीग्राम में जो प्रोपेगेंडा वार चला है भारतीय जनता पार्टी ने और शुभेंदु अधिकारी जी ने, उन सारी बातों को निचोड़कर जब ये सीट जीत कर दीदी निकलेंगी, तब इसके क्या मायने निकलेंगे बंगाल और देश की नजर में, ये तब देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप क्योंकि देखिए यहाँ पर डीएमके गठबंधन भी अच्छी खासी बढ़त के साथ तमिलनाडु में जीत रहा है, आपका तृणमूल कांग्रेस भी बहुत बड़ी बढ़त है बीजेपी के खिलाफ, और बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे आप निकलते दिख रहे हैं अभी तक, जितनी भी काउंटिंग अभी तक हुई है, हालांकि कई राउंड अभी होने बाकी हैं। प्रशांत किशोर को कितना श्रेय देंगे? प्रशांत किशोर जी की अपनी मेहनत है, उनका काफी दिमाग लगा है, एक सोच लगी है, वो हमारे एक कोलैबोरेटर पार्टनर के रूप में उन्होंने काम किया है। और प्रशांत किशोर जी ने एक ट्वीट किया था 2 महीने पहले, आज जब हम ये नतीजे पूरे निकलेंगे तो वो ट्वीट खरा उतरेगा, और ये बात कहने का दम प्रशांत किशोर रखते हैं, ये साबित हो गया। के शर्मा साहब, उन्होंने दावा किया था कि 100 पार नहीं करेंगे आप, और लगभग वैसा ही अभी दिख रहा है, मतलब 100 के आसपास ही दिख रहा है मामला। अभी 100 तो अभी आंकड़ों में अभी क्रॉस किया भी नहीं है, लेकिन करेंगे भी तो उसी के आसपास ही दिख रहा है। नहीं, आप किशोर जी, मैं कहा कि अभी ये 2-3 राउंड के मात्र परिणाम है, अभी इतना ज्यादा मेरे टीएमसी के मित्र साहब को उतावला होने की नहीं, पर मुझे के शर्मा साहब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए के शर्मा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि
आप कह रहे हैं कि शाम तक ये सब कुछ बदल जाएगा। देखिए साहब, अभी 288 के रुझान आ चुके हैं, ठीक है, अभी शुरुआती राउंड है, लेकिन ऐसा कैसे कि शुरुआती राउंड में हर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस ही आगे निकल रही है? अरे भाई, कुछ क्षेत्र तो ऐसे होंगे ना जहां पर आपके आगे होंगे, फिर उनके आगे होंगे, तब तो बात समझ में आती है कि भाई अभी शुरुआती है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 288 में 192 ऐसे क्षेत्र निकले जिनमें शुरुआती राउंड सारे उनके निकले। नहीं, आप अभी इस पीरियड में कह रहे हैं ना किशोर जी, 1 घंटा पहले क्या स्थिति थी? 1 घंटा पहले क्या स्थिति थी? 1 घंटा पहले 1 घंटा पहले जो है हम नेट पर खड़े थे इनके साथ में, ठीक है, तब आपका ये फिर आकलन। और मैं एक याद दिलाता हूँ आपको किशोर जी, आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, सीनियर भी हैं। पिछला अभी बिहार का चुनाव हुआ था, शुरुआती 2-3 चरण 5 चरण के ही हुए थे, और इवन मैं तो कहूँ 10-11 चरण तक जब मतगणना चली गई थी, तब तक हमें लोग हरा ही रहे थे कि आप हार रहे हैं चुनाव। और बाद में जब रिजल्ट निकला तो आपने देखा कि हम जो उसको चुनाव को जीते बहुमत के साथ में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो काफी, देखिए उसमें वहां क्या हो रहा था, आपने बिहार का एग्जांपल लिया इसलिए मैं बाहर की बात कर रहा हूं। बिहार में क्या हो रहा था कि एक तो मुकाबला काफी क्लोज था, दिन भर काफी क्लोज चला, और फिर कभी इधर आगे, कभी ये सीट इधर हुई, कभी ये सीट उधर हुई, कभी ये सीट इधर हुई, कभी ये सीट। वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, अभी वो नहीं हो रहा है। आपका और उनका फासला 100 सीटों का है। इस विश्लेषण से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 100 सीटों का फासला है साहब। किशोर जी, मेरी बात सुनिए ना, मैं ये तो कह रहा हूँ 1 घंटे पहले का आप दिखाइए कि कितना का डिफरेंस था। तो आप अभी देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जब शुरुआती होते हैं, फिर जब कुछ एक सीट उसमें आगे बढ़ता है चरण में, फिर आप अभी देखेंगे। अभी तो बिल्कुल प्रारंभिक, क्योंकि कोविड के अभी अन्य चुनावों परिणामों की तुलना में इस परिणाम को मत देखिए। कारण ये है कि इसमें कोविड के कारण से इतने रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं कि ये जो 17 चरण में जो मतदान पूरे होते थे, 27 चरण में जाकर पूरे हो रहे हैं। हाँ। तो आप इसको जब देखेंगे उस रूप में, तब आपको ये लगेगा कि अभी इसको, मुझे लगता है आपको 1.5-2 घंटा और इंतजार कर लेना चाहिए। 1.5-2, इसके बाद आप इस आकलन पे आइए। तो मैं शायद इस बात को आपकी जो है समझने या मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे कि मैं इतना ही कह रहा हूँ, एक मेरी बात पूरी हो जाए। चलिए बोलिए। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, यदि आप इसको अभी इस स्तर पर भी देखें, देखिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम वहां पर सरकार बना रहे हैं बहुमत के साथ, लेकिन यदि आप अभी की स्तर में भी देखें तो 3 सीट की पार्टी पश्चिम बंगाल में आज यदि 93 सीट लेकर आती है, तो क्या इसका अर्थ आप समझते हैं? इसका अर्थ आप ये तो मानेंगे कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारी जो है स्वीकार्यता वहां की जनता के बीच में है या नहीं? 3 से लेके हम 93 हाँ, तो उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा साहब, हम खींच भी रहे, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, उस पर कोई सवाल नहीं है। मैं तो संजय शर्मा जी को भी मानना पड़ेगा। ये तो संजय जी, ये तो आप भी मानेंगे 3 सीट की पार्टी थी, 93 पे पहुंची है अभी। ये बात सही है कि 2016 में 3 सीट की पार्टी थी। वही पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद 200 पार के दावे करने लगी थी, और गृह मंत्री जी ने बहुत बार ऐसे दावे किए हैं। अब जब अभी तक के आज के जो चुनाव परिणाम, जो रुझानों सामने आए थे, अभी शर्मा साहब कह रहे थे कि बहुत कुछ चेंज होना बाकी है। शुरुआत में जो रुझान आए थे उसमें हम लोग बराबर में चल रहे थे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी 120 सीट तक आ गई थी रुझानों में। अब वो 100 के नीचे चली गई है। इससे इनको ट्रेंड समझना चाहिए कि ट्रेंड इनका 100 के नीचे और काफी नीचे जा रहा है। और जहां तक 3 सीट वाली पार्टी की बात है, इन पर वो बात लागू होती है, इनको अपनी जमीनी हकीकत पता नहीं थी, और इन्होंने इनके जो हालत है, मतलब उस आदमी की तरह है जिसको रिवॉल्वर के लाइसेंस चाहिए था और उसने तोप का लाइसेंस के लिए अपील कर दिया था। अब जब इनको तोप का नहीं मिल गया, रिवॉल्वर का भी नहीं मिल रहा है, तो ये कहते हम तो 3 सीट की पार्टी थी। पार्टी ऐसे नहीं होता है। इन्होंने यथार्थ के धरातल पर बंगाल में राजनीति नहीं की, और जो बढ़ चढ़ कर राजनीति की उसके परिणाम है। और आगे आगे जब चुनाव के नतीजे सिफर पर होंगे, तब इनको अपनी असली हकीकत का पता चलेगा। खैर, मैं आऊंगा के शर्मा जी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में वैक्सीनेशन से जुड़ी ये खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन की तैयारी कर ली है। 45 से ऊपर तो अभी पहले ही हो रही थी। कल से दिल्ली के 77 सरकारी स्कूलों में 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
18 से 44 साल के लोगों को। दिल्ली सरकार का कहना है कि स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर इसलिए बनाए गए हैं ताकि टीका लगवाने वाले लोगों की भीड़ को संभाला जा सके और संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या पता चल रहा है इस खबर के बारे में? जी किशोर, अरविंद केजरीवाल ने कल ही ये बताया था कि दिल्ली को करीबन 4.5 लाख वैक्सीन मिली है इस नए वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। और अब ये बताया जा रहा है कि 77 स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल, जिनको ये जो आसपास के जो अस्पताल हैं उनके साथ जोड़ा जाएगा। वो इसलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि अस्पतालों में पहले ही कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, कई लोग वहां जाने से कतराते हैं। तो ऐसे में स्कूल जब पहले से ही बंद पड़े हुए हैं, उन स्कूलों को सेंटर्स बनाने की कवायद की जा रही है ताकि लोग आसानी से वहां जा सकें, ज्यादा भीड़ ना हो। ज्यादा से ज्यादा जो सेंटर्स, जो अस्पतालों में सेंटर्स बनाए गए हैं, उनके नजदीक ही स्कूल होंगे। ऐसे में लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ये वजह से इस तरीके की चीजें जो है वो सरकार जो है तैयार कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि कल से जो 77 सेंटर्स हैं जो अस्पतालों से अटैच होंगे, वहां पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी किशोर। और आप कह रहे हैं कि ये अच्छा, ये सिर्फ 18 से 45 तक के लोगों के लिए या 18+ सभी के लिए है कि जो जिनका जैसे 45+ जो हैं और जिनका सेकंड डोज लगना है या फर्स्ट डोज भी लगना है, वो भी क्या इन स्कूल वाले सेंटरों में जा पाएंगे या उनके लिए अभी वही पुराना वाला ही सिस्टम है? किशोर, उनके लिए पुराना वाला ही सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये फिलहाल जो 18 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए जिनको अब जो वैक्सीन लगनी है, उनके लिए ये तय किया गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए और अपने को वैक्सीन लगाएं। किसी प्रकार का उनके मन में डर ना हो कि मैं कोरोना वाले अस्पताल में नहीं जाना चाहता हूँ या मैं उस सेंटर में नहीं जाना चाहता हूँ। इस वजह से सरकार ने इस तरीके की तैयारी की है। शुक्रिया आपका दीपक रावत, हम बताते हुए कि किस तरीके से ये नया सिस्टम चलेगा 18+ की वैक्सीनेशन का, जिसमें स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं जो स्कूल अस्पतालों के करीब रहेंगे और अस्पतालों के साथ अटैच रहेंगे। ये वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर कोरोना को लेकर कल से दिल्ली के लिए। उधर बात चुनावों में हम जो कर रहे हैं उसमें केरल, एक बार फिर बता दें 5 राज्यों की बात। केरल में लेफ्ट की जबरदस्त वापसी हो रही है। इतिहास को पलटते हुए केरल में लेफ्ट की जबरदस्त वापसी हो रही है। असम में बीजेपी की जबरदस्त वापसी हो रही है 83 सीटों के साथ 126 में से बीजेपी गठबंधन। सर्बानंद सोनोवाल क्या कर रहे हैं वो सुन लेते हैं। तो अभी तो इंतजार करना पड़ेगा आखिरी गिनती तक। तो अभी जो ट्रेंड तो हमारे पक्ष में है, ये स्पष्ट है। सर, এতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰেইন আহি আছে বিজেপি, তো আপুনি কি চিন্তা কৰিছে, কেনেকৈ আপোনালোকে চিটবিলাক পাব, কেলে 100টা নৰা দিয়া হৈছিল? ডেফিনেটলি আমি যিটো লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিলোঁ সেই লক্ষ্যলৈকে আমি এতিয়া ধাৱমান হৈছোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস বৰ্তমানলৈকে যিবিলাক ভোট গণনাৰ ফলাফল আহি আছে, কথাটো স্পষ্ট হৈছে যে আকৌ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। उधर तमिलनाडु में डीएमके शुरुआती रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है, जिसके बाद चेन्नई में डीएमके ऑफिस के बाहर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ने सख्त मना किया कि जश्न नहीं मनाया जाएगा, ये सख्त आदेश दिए गए, लेकिन कुछ महिला कार्यकर्ता वहाँ डांस भी करती नजर आईं और ये डीएमके ऑफिस के बाहर चेन्नई में डीएमके की सत्ता में वापसी पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना है, ये चुनाव आयोग ने भी कहा था। अदालत ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी, तो चुनाव आयोग ने सख्त नियम बनाए थे कि ये सब नहीं करना है। लेकिन डीएमके समर्थक चेन्नई में डीएमके के दफ्तर के बाहर अपने आप को रोक नहीं पाए और वो जश्न मनाने न सिर्फ पहुंचे, उन्होंने जश्न मनाया भी और वहाँ पर ये इस तरीके से करीब बैठे भी नजर आए। ये देखिए, इस वक्त बहुत अखर रहा है लोगों को, क्योंकि लहर जो है कोरोना की दूसरी लहर इतना कहर बरपा चुकी है कि ये सब अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को देखना कि पार्टी कार्यकर्ता समर्थक जश्न मनाएं इस माहौल में जो भी देश में हो रहा है। जब चुनाव हो रहे थे तब भी धीरे धीरे लोगों को बहुत अखरने लगा था। शुरुआत में जब चुनाव शुरू हुए, कैंपेन शुरू हुआ, तब कोरोना की दूसरी लहर उस तरह से नहीं आई थी, लेकिन जब उसने कहर बरपाना शुरू किया और आखिरी के चरणों में आकर, ये बंगाल की बात खासतौर पे, तमिलनाडु में तो 6 अप्रैल को ही निपट गए थे चुनाव, तब तक लहर आ चुकी थी
दूसरी लहर आ चुकी थी, खबरें कोरोना की बढ़ना शुरू हो गए थे आंकड़े, और चिंता शुरू हो चुकी थी लोगों की, और ये अखरना शुरू हो चुका था लोगों को जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ था कि कोरोना बढ़ रहा है और लोग चुनावों में और समर्थक और पार्टियां और नेता रैलियां कर रहे हैं, वो उस पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, लोगों को अखर रहा था। और फिर अब तो जब महीना ख़त्म हुआ जब तक अप्रैल का, तब तक तो लोगों में आक्रोश आ गया कि भाई ये सब बंद कीजिए। और ये उसके बावजूद आज के दिन डीएमके की सत्ता में वापसी पर इस तरह का जश्न, ये समर्थकों को डीएमके के ज़रूर शायद अच्छा लग रहा हो या उनको खुशी हो रही हो, खुशी होनी उनकी लाजमी भी हो, लेकिन बाकी लोगों को ये सब देखना, ऐसा होना, ऐसा होते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए। संजय शर्मा जी हमारे साथ टीएमसी के जुड़े हुए हैं, हमारे साथ के शर्मा जी बीजेपी के हैं, दिनेश वार्ष्णेय साहब हमारे साथ सीपीआई के हैं। मैं आप तीनों से इस पर एक छोटी छोटी टिप्पणी चाहूँगा। संजय जी, हालांकि ये डीएमके की बात है, डीएमके का हमारे साथ अभी कोई नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो तस्वीरें चेन्नई से आई, ये ना हो तो अच्छा है, बहुत कोई अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है ये देश। बिल्कुल, आज के हालातों में ऐसे जुलूसों की, जलसों की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज के हालात बहुत व्यथित, इजाजत को तो छोड़िए साहब, इजाजत ऐसा ना कि इजाजत तो कई जगह नहीं दी गई थी, वहां भी रैलियां हुई, ये सब हुआ, वो भी जो भी है, लेकिन मतलब राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संयम रखना चाहिए। आज सारे देश में कोरोना से जो वेदना का माहौल है, उस माहौल में ऐसे चित्र अच्छे नहीं लगते और इनसे बचना चाहिए। हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना की जो महामारी है, विषम परिस्थितियों में सारा देश और सारी दुनिया गुजर रही है। ऐसे समय में कोरोना के जो प्रोटोकॉल है, हमें उनका पालन करना चाहिए और किसी भी हालत में इससे दूर नहीं। के शर्मा साहब, चूक तो हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो छोड़िए, मतलब अब वो तो हो गया, अब तो हम जूझ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, उसमें ऐसी तस्वीरें ना आए तो अच्छा है। बिल्कुल किशोर जी, आपने सही बात की है, और जो प्रोटोकॉल का पालन होना बहुत आवश्यक है, और इस तरह के चीजों से बचने की भी आवश्यकता है, और इसके लिए नेतृत्व जो है उनको इसकी चिंता करनी चाहिए, उनको ऐसा संदेश भी देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात ऐड कर दूं, जो आप जिस चर्चा पे थे और जहां मैं आपसे समय चाह रहा था, मैंने उस समय ये समय चाह रहा था कि देखिए, खुद जो है मनोज शर्मा जी ने इस बात को स्वीकारा कि एक पीरियड ऐसा था कि हम 130 पर थे। आपने हमसे कहा कि आप 100 क्रॉस नहीं किए। मैं इसीलिए आपको उस समय थोड़ा करेक्ट करना चाहा था कि स्वयं अभी उन्होंने स्वीकारा हम 130 पर ट्रेल कर रहे थे, अभी थोड़ा कम हुए हैं। फिर इसके बाद अभी परिस्थिति और है, अभी और मतगणना बाकी है, और अब धीरे धीरे हम फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि यदि हम 100 से ऊपर रहते हैं तो ये जो इनके रणनीतिकार थे, इनसे त्यागपत्र कौन लेगा? ये मनोज शर्मा जी लेने जाएंगे या वो स्वयं? अरे साहब, रणनीतिकारों के त्याग पत्रों पे तो खैर चुनाव नहीं होते, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। नहीं, आपने उसमें आपने 2 प्रश्न उठाए थे, इसलिए किशोर जी, आपने 2 प्रश्न उसमें रखे हैं कि उसकी आप श्रेय कितना देंगे। तो मैं श्रेय नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन उनके त्याग पत्र का क्या मतलब है? खैर फिलहाल नहीं सुनिए ना, उन्होंने कहा है ना कि मैं भाई 100 मेरे 100 से क्रॉस कर जाएंगे तो मैं तो वो दे दूंगा और फलानी बहुत सारा। हालांकि वो मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन आपने कहा था तो मैंने भी एक चुटकी लेने की कोशिश की, और एक ट्रेंड की चीज। अच्छा, तो थोड़ी सी चुटकी मैं भी ले लेता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी चुटकी मैं भी ले लेता हूँ। उन्होंने कहा था 100, उन्होंने कहा था 100, आप कह रहे हैं हमने 100 कर लिया, आपने तो कहा था 200। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि हमने 200 का लक्ष्य लेके हम चले थे, और जब हम लक्ष्य अपना बड़ा रखेंगे तभी तो आप पाएंगे। यदि हम लक्ष्य किशोर जी नहीं, एक आप लक्ष्य जी, संजय जी बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो रुझान थे शुरुआती, उसमें 120 सीट तक शुरुआती रुझान में भाजपा आगे थी, अब वो 100 के नीचे है, और जो अंतिम रिजल्ट आएंगे तो ये 100 के काफी नीचे रहेंगे। तो प्रशांत किशोर जी के इस्तीफे की या उन्होंने जो कहा था, उन परिस्थितियों की तो अभी उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि संयम रखे। मनोज जी, इतने बड़े भविष्यवक्ता कब से बन गए? कोई ज्योतिषी वगैरह भी सीखे हैं क्या कि शाम तक की भविष्य गणना आप इस तरह से बता रहे? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि धैर्य के साथ मतदान का मतगणना होने दीजिए,
देखिए, अरे भाई साहब दावे का समय नहीं है, क्यों भैया? दावे का समय नहीं शांति है, रखिए ना, काउंटिंग चल रही शांति है और संयम बनाए रखिए। गुस्सा हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। आराम से आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं मेरे भैया? आप प्रेम से, दया, करुणा का भाव बनाए रखिए, ऐसे मत करिए। कृपया गुस्सा मत करिए, उत्तेजना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संयम बनाए रखिए। बढ़ा रहे हैं हम नहीं साहब, संयम बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए, और संयम ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लगातार ममता बनर्जी पीछे चल रही है, लगातार। अरे अभी देखिए ना, हम संयम बनाए हुए ना, आप सारे बंगाल में पीछे चल रहे हैं और आप संयम नहीं बना रहे हैं, और दीदी अभी थोड़ी पीछे चल रही है। हम संयम बनाए हुए हैं, हमें विश्वास है बंगाल की और देश की जनता पर। बंगाल की जनता को दीदी ही चाहिए और यह प्रमाणित हो जाएगा। जरा इंतजार कीजिए भैया। खैर कांग्रेस तो हम तो कर ही रहे। आप बड़े उत्तेजित हो रहे हैं कि शाम तक ऐसी हो जाएगी स्थिति। हम तो कह रहे हैं आपको इंतजार, हम तो पहले से कह रहे हैं कि बहुत शुरुआती चरण है, बहुत उसमें मत होइए। लेकिन जो बात किशोर जी ने उठाई कि जिसके नेतृत्व में आप चुनाव, जिसको आप जिसका इतना बड़ा गुणगान करते थे, वो पहले चरण से ट्रेल कर रही है, पहले चरण से। अभी तक वो आगे नहीं बढ़ पाई है, अभी तक वो पीछे चल रही है। ये कितना ठीक है मेरे भैया, ठीक है मेरे भैया, जरा सा इंतजार कर। हम तो 284 सीटों की बात है। क्यों इतनी जल्द? हम तो गुस्से में थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर में सब। अच्छा एक मिनट दिनेश वार्ष्णेय साहब सीपीआई के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, और उनके पास में इसलिए फिर से जा रहा हूं क्योंकि फिर से 0 हो गया है लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में। खैर दिनेश जी हमारे साथ थे, अब नहीं है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। अभी मैंने उनको देखा स्क्रीन पर, तो मैंने इसलिए सवाल पूछा। लेकिन खबर यह कि खबर जो आपके स्क्रीन पर भी है कि कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन फिर 0 पर। फिर एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन आगे चल रहा हो पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल बायपोलर होता हुआ 197, 91 ये आंकड़ा। बड़े चेहरों की अगर बात करें तो एक बार फिर बड़े चेहरों पर नजर डाल लेते हैं जहां क्या स्थिति बनी है। मदन मित्रा आगे चल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के, शारदा घोटाले में आरोपी थे, कमरहटी से आगे चल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के मदन मित्रा। सांसद अर्जुन सिंह के बेटे बीजेपी से पवन सिंह आगे चल रहे हैं, भाटपाड़ा की सीट से पवन सिंह आगे चल रहे हैं, और मुकुल रॉय के बेटे पीछे चल रहे हैं। शुभ्रांशु रॉय, मुकुल रॉय के बेटे, वो पीछे चल रहे हैं। बीजपुर सीट से पश्चिम बंगाल की शुभ्रांशु रॉय के बेटे मुकुल रॉय पीछे चल रहे हैं। राहुल सिन्हा बीजेपी के पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के मशहूर लोक गायक अरिंगता से असीम सरकार आगे चल रहे हैं। तापस मंडल पीछे चल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व लोकसभा सांसद तापस मंडल कृष्णगंज सीट से पीछे चल रहे हैं, और बीजेपी के जगन्नाथ सरकार शांतिपुर सीट से आगे चल रहे हैं, रानाघाट से लोकसभा सांसद हैं। दिनेश वार्ष्णेय साहब फिर आ गए हमारे साथ। दिनेश साहब फिर 0, अब तो दोपहर, अब फिर 0, ये 0 आंकड़ा बढ़ ही नहीं रहा, मतलब बढ़ता है फिर 0 पे आ जाता है। ये बहुत मतलब तो बंगाल में लगता है कि हमें लॉस हो रहा है, इसका हम मंथन करेंगे क्यों ऐसा। और हमारा ये मानना है कि ये बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कुश्ती था कि हम कुछ सीटें आपकी बढ़वा देंगे, लोकसभा विधानसभा में हमारी 1 सीट राज्यसभा की बढ़ जाएगी, और इनके लोकसभा में 18 MP जितवा दिए। अब 18 एमपीओं के हिसाब से अच्छा, मैं दिनेश साहब, ये बड़ा दिलचस्प बात आप सुबह से कह रहे हैं, उन्होंने उनके जितवा दिए और अब इन्होंने इनके जितवा दिए। बहुत बड़ी हार हो रही है, ये तो इनकी तो पिटाई हो गई। वहां तमिलनाडु में IDM के आ रही है, यहाँ पे ये हार रहे हैं, हर जगह तो ये हार रहे हैं, जीत कहाँ रहे हैं मुझे बताओ ना। इनकी वोटिंग परसेंटेज डाउन होती है, इवन आसाम में वोटिंग परसेंटेज डाउन है, चेक कर लो आप जाके वहाँ पे। ठीक नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनकी हार में ही आपकी जीत है। पर मैं आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बंगाल में हार में आपकी जीत है। केरल में कम्युनिस्टों की सरकार की और उसका जीत है। जितने पूरे हिंदुस्तान में पैंडेमिक में डेथें हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, केरल में तो ऐसी किसी ने नहीं सुनाया। इन्होंने खूब प्रचार कर लिया केरल में इन्होंने सबरीमाला केस में खूब वहां की शांति भंग करने की कोशिश की। मैं बंगाल पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ साहब,
नहीं, आपकी बात सही। आप केरल में आप जीत रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। मैं बंगाल पे ये सवाल, आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में इनकी नूरा कुश्ती है और लोकसभा में उन्होंने उसको जिता दिया, अब वो ये उनको जिता रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? आपकी अपनी मैं ये आपको नहीं पता? अरे आपको नहीं पता? ये पूंजीपतियों की, सुनिए किशोर जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका डेफिनेट होता है। रीजनल पावर्स कई बार ऐसा करती है कि वो अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को बचाए रखने के लिए, अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए सेंट्रल जीसीपी से नूरा कुश्ती कर लेंगी सेंट्रल पावर से कि चलिए। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, आप मंत्री पद बनाए रखो। मैं आपकी बात मान भी लूं, मैं पार्टियों को रुकना है, क्योंकि ये बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। मैं आपकी बात मान लूं दिनेश वाजपेयी जी, फांसीवादी कम्युनल ताकतों को कोई चोट फंसा सकता है इस देश में, आइडियोलॉजिकली विचार। एक मुझे नहीं मेरी आपकी आवाज बीच बीच में कट रही थी दिनेश जी। मैं आपकी बात मान भी लूं, मुझे एक बात बताइए, समझ लीजिए कोई एक विधानसभा क्षेत्र है बंगाल का जहां आपका कैंडिडेट स्ट्रांग है। बंगाल में कोई विधानसभा, कोई क्षेत्र है जहां आपका या जो भी जितने भी क्षेत्र हैं जहां आपका कैंडिडेट स्ट्रांग है, जहां पर आपके समर्थक हैं, जहां के आपके वोटर हैं, वहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कैसे नूरा कुश्ती कर सकती हैं? वो आपके वोटरों को कैसे कह सकती हैं? देखिए, सुनिए, हमारा जो वोट परसेंटेज का लॉस लोकसभा चुनाव में हुआ या इससे पिछले वाले विधानसभा चुनाव में हुआ, उसको करने की कोशिश की और डट के हम लड़े। बहुत सारे नौजवानों को टिकटें दी इस बार हमने, वामपंथी। मैं ये कह रहा हूं, आपके वोटर को कैसे ले गए वो? मान रहे हैं, पर बीजेपी क्या ये मंथन करेगी कि मोदी जी, अमित शाह ने कोरोना के नियमों को तोड़ा, बिना मास्क के किया, पूरे देश से जनता को वहां ले गए, ट्रेनें बुके की, हवाई जहाज बुक किए कार्डर के लिए बाहर खिलाके, उसके बाद भी आ रहे हैं बंगाल में। तो ये अपना हम तो मंथन करेंगे, हम तो, पर ये बताएं केरल में इन्होंने क्या नहीं किया, उसके बाद ये बताएं ये क्या कर रहे हैं। सब जगह से आ रहे हैं, तमिलनाडु में देख लो, एआईडीएमके तीनों बड़े राज्यों में इनकी जबरदस्त पिटाई हुई है। तो ये मंथन करेंगे कि क्या अमित शाह और मोदी जी का करिश्मा खत्म, इनकी चालाकियां खत्म, बावजूद इसके कि इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस को यूज किया, बावजूद इसके कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के इफेक्ट डाला, बावजूद इसके कि ये इलेक्शन ईवीएम से सिलेक्टिव मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने अंधा पैसा लगाया, इनके पैसे के आगे कोई नहीं आ गया आजकल देश में, पूरे विश्व में मेरे ख्याल विचित्र सबसे अमीर पार्टी बीजेपी होगी इस समय, पैसे के अंधा है। हम तो जानना चाहते हैं कि इनके पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे को आरटीआई में लिया, बहुत बढ़िया होगा। अच्छा चलिए, नहीं अब भटकते नहीं है पूरे मामले में। के शर्मा जी हमारे साथ हैं बीजेपी के शर्मा जी, मतलब इनका लब्बो-लबाब ये दिनेश वाजपेयी जी का कहना कि साम दाम दंड भेद सब लगा के मिला क्या आपको? बंगाल में सत्ता तो नहीं मिल रही है, आपने तृणमूल कांग्रेस से इतने सारे लोग ले लिए, उनको टिकटें दे दी, और बाकी सारे इल्ज़ाम जो भाई आप ये भी करते हैं, आप अपने हिसाब से राउंड लगाते हैं, आप अपने हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स लगाते हैं, सब कुछ, चलिए सब चीज़ें मान ली या नहीं मानी, आप नहीं मानेंगे, मैं कह रहा हूँ इनका इल्ज़ाम है कि साम दाम दंड भेद सब लगा के भी मिला क्या बीजेपी को? बंगाल में 3 से 95 हो गई, लेकिन सत्ता तो नहीं मिली। किशोर जी, अभी तो कोई परिणाम है नहीं, इसलिए आप इस रिजल्ट पे मत जाइए, अभी आप इंतजार करिए। लेकिन मैं आपको, वैष्णव साहब जो बोल रहे थे, मैं उसका एक आपको जवाब देता हूं, बस इतना कृपया रखिएगा कि वैष्णव साहब बीच में ना बोले। इन्होंने कहा कि नूरा कुश्ती कर रहे हैं ममता बनर्जी और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रही है। किशोर जी, आप तो इतने समझदार वो हैं, पत्रकार हैं, आपसे मैं पूछता हूं कि केरल के अंदर में कांग्रेस और लेफ्ट ये आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये नूरा कुश्ती कौन कर रहा है? आप मुझे बताइए प्रत्यक्ष रूप से, यदि इनके सामने ये प्रश्न देश के सामने आप रख के पूछे कि केरल में ये एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ते हैं और पश्चिम बंगाल में एक साथ हो जाते हैं और केंद्र में फिर एक साथ बन जाते हैं, तो नूरा कुश्ती कौन लड़ता है इसमें? और ये कहना कि हमारा और ममता बनर्जी का नूरा कुश्ती है, और इनको अरे कहाँ गए आप 36 साल शासन करने वाले? आपने लोकसभा के अंदर 40 सीटें लड़ी, 39 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई, एक सीट में जमानत बचा पाया वामपंथ। आज वामपंथ जो है इस भारत में केवल दिल्ली जेएनयू में और कुछ पत्रकारों के बीच बच गया, इसके अलावा आप वो नहीं है, गंगा ढाबा की पार्टी है।
गंगा ढाबा के हैं आप, इससे ज्यादा की आपकी पहुंच नहीं बची अब। तो अब आप केवल बिलाप कर सकते हैं, छाती पीट सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आरोप लगा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, इससे ज्यादा आपको लगाने की हालत अब नहीं बची है वामपंथियों की, क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले और उनमें ऐसी विचारधारा जो पैदा करने वाली पार्टी है, इसीलिए आप जो है समाप्त हो रहे हैं और आपके साथ साथ कांग्रेस भी यहाँ से समाप्त हो रही है। क्या मिला है? कांग्रेस तो अब तक पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और आप भी उसके साथ समाप्त हो चुके हैं। अच्छा चलिए, चाहिए दोनों बैठ के गंगा ढाबा में चाय पी। एक मिनट के शर्मा जी, मैं संजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। संजय जी, नंदीग्राम से चौथे राउंड के बाद भी शुभेंदु अधिकारी आगे ही चल रहे हैं, लगातार हर राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। ये बाकी पूरे राज्य में आप 193 सीटों पर आगे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री अपनी सीट पर पीछे चलना, ये अपने आप में क्या कहता है? ये अपने आप में जो भी कहता हूं अभी तक की परिस्थितियों में, लेकिन मैं फिर आपसे ये बात कहूंगा कि हमें नंदीग्राम सीट पर अभी कुछ और इंतजार करना चाहिए। वहां से भी अच्छी खबर बंगाल और देश की जनता के लिए आने ही वाली है कुछ ही समय में। ये हो नहीं सकता कि नंदीग्राम में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि पर ये अच्छा, आप कह रहे हैं ये कल्पना नहीं की जा सकती कि ममता बनर्जी हार जाए वहां से, लेकिन आपने ये कल्पना की थी कि 4 राउंड में पीछे रहेंगी वो। ये 4 राउंड में पीछे रहने की बात नहीं है। चुनाव में कभी किसी एरिया से, कभी किसी एरिया से इंसान आगे और पीछे होता रहता है। ये वही प्रक्रिया की इसमें बात चल रही है। थोड़ी देर में अच्छा रिजल्ट यहाँ से आएगा, मुझको विश्वास है, और 2-3 राउंड के बाद, क्योंकि पूरी आशा है और पूरी उम्मीद है। बंगाल को अपनी बेटी चाहिए और दीदी ने जिस शिद्दत के साथ नंदीग्राम के लोगों की सेवा की है, ये हो नहीं सकता कि कुछ अघटन हो जाए। नहीं, पर आपकी बात सही है कि ऐसा होता है कि एक राउंड में कोई आगे, एक राउंड में कोई आगे, लेकिन एक राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे, दूसरे राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे, तीसरे राउंड में शुभेंदु अधिकारी आ रहे, चौथे राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे, ये हुआ है ना, इसलिए पूछ रहा हूं ना। ठीक है, ये चलता रहेगा, हो सकता है 1-2 राउंड में और आगे निकल जाए, हमें उम्मीद है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई चौथे में हुआ है, 5वें में भी हो सकता है, 6ठे में भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ममता जी जीत जाएंगी। बिल्कुल अच्छी रिजल्ट आए। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? ये आप ऐसा हो सकता है कि अभी वही राउंड खुल रहे हो जो शुभेंदु अधिकारी जहां पर मजबूत हो उन्हीं इलाकों में खुल रहे हैं? ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है, वही हो रहा है, और थोड़ी देर में स्थितियां और साफ हो जाएगी, तब हम बात करेंगे। फिलहाल तो ये लगभग 100 सीटों का फासला बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। काफी देर से हम ये बात कर रहे हैं, काफी देर से के शर्मा जी कह रहे हैं नहीं आप इंतजार कीजिए, अभी बहुत शुरुआती है, लेकिन खैर 12 बजने 11:30 बज रहे हैं, 11:30 से पार हो चुका है। अभी भी ये स्थिति जो है, ये फासला जो है उतना ही बना हुआ है। तो अभी ऐसा लगता तो नहीं कि बहुत बड़ा कुछ बदलाव आ जाएगा इन नतीजों में, इन रुझानों में सारे राज्यों के। आप देखिए, असम में 80 सीटों पर 126 में 80 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ भी तो थोड़ा बहुत ही हो सकता है। केरल में 93 सीटों पर 140 में लेफ्ट आगे चल रहा है, वहां भी ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस जो है सत्ता में आ जाएगी। पुदुच्चेरी में 11 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, 5 ही पर कांग्रेस गठबंधन आगे है, तो वहां भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन आगे रहने वाला है। तमिलनाडु में भी डीएमके गठबंधन आगे चल रहा है और काफ़ी आगे चल रहा है अन्ना डीएमके गठबंधन से, तो वहाँ भी ऐसा नहीं लग रहा कि एमके स्टालिन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आगे के राउंड्स में कि वो सत्ता से दूर हो जाएं। ऐसा लग रहा है कि वो आराम से सत्ता में आ जाएंगे, जैसा अनुमान लगाया गया था। 137 पर वो आगे और 96 पर अन्ना डीएमके आगे। लेकिन सबसे बड़ा फासला जो है वो बंगाल में दिख रहा है, 100 सीटों का, 193, 94, 99 सीटों का फासला दिख रहा है। ये भी इसलिए ऐसा लग रहा है कि अगर दोपहर तक ऐसा हो गया है, 12 साढ़े 11 बजे तक ऐसा हो गया है, तो इसके आगे बहुत ही ज़्यादा उलटफेर होना पड़ेगा के शर्मा जी इसको पलटने के लिए। बहुत, अब देखिए 11:30 बज गए हैं, है ना, 3.5 घंटे, 11:30 से ऊपर हो गया, 3.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। अगर 7-8 घंटे की काउंटिंग का जो 7-8 घंटे का अनुमान लगाया जा रहा था, तो लगभग आधे पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद अगर इसको पलटने के लिए ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बाकी जो आधे काउंटिंग होनी है
उसमें ऐसा हो जाए कि ये 94 का उधर 94 हो जाए, उधर 193 हो जाए? के शर्मा जी से तक हमारी शायद आवाज नहीं जा रही है। खैर, अभी शाहनवाज हुसैन साहब भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। पर तो आंकड़े आप देख रहे हैं, और बड़े चेहरों की अगर बात करें तो एमके स्टैलिन आगे चल रहे हैं कोलातूर सीट से। डीएमके के प्रमुख सीएम पद का चेहरा है एमके स्टैलिन, वो आगे चल रहे हैं। मुरलीधरन कांग्रेस के नेमम सीट से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी ने पिछली बार ये सीट जीती थी और इस बार मुरलीधरन जो करुणाकरण के बेटे हैं उनको कांग्रेस ने उतारा। फिर कृष्ण कुमार बीजेपी के, वो पीछे चल रहे हैं। सीपीएम के एम मुकेश, मलयालम फिल्मों के अभिनेता, वो आगे चल रहे हैं केरल के, अगर बड़े चेहरों की बात करें। और केवी गणेश कुमार आगे चल रहे हैं केरल कांग्रेस के, वो भी मलयालम फिल्मों के अभिनेता हैं, पत्तनपुरम से वो आगे चल रहे हैं। ओमान चंडी आगे चल रहे हैं कांग्रेस के पुथुपल्ली से, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। केरल के अगर चेहरों की बात करें तो वो वहां पर आगे चल रहे हैं। और जो बड़े मुकाबले हैं उन बड़े मुकाबलों को भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर सीट पर रामेंदु सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के आगे हैं, स्वपन दासगुप्ता बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। तारकेश्वर सीट पर, मोयना सीट पर संग्राम दुलाई तृणमूल कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। अशोक डिंडा बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु अधिकारी आगे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के नंदीग्राम सीट पर आगे चल रहे हैं। तो जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक है पश्चिम बंगाल के, ऐसी 128 सीटें जो हैं वहां, उनमें 100 में तृणमूल आगे चल रही है। 128 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, उनमें 100 में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। मतुआ समुदाय वाली 83 सीटों में भी तृणमूल कांग्रेस 48 में आगे चल रही है। ये अपने आप में एक यहां पर बहुत उम्मीद लगाई थी बीजेपी ने। 83 में से 48 में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। शहरी इलाकों में भी तृणमूल कांग्रेस ही आगे है 43 सीटों पर, और बीजेपी सिर्फ 19 सीटों पर आगे है 62 में जो शहरी इलाके हैं। ग्रामीण इलाकों में भी 163 ग्रामीण इलाके हैं जहां पर उनमें तृणमूल कांग्रेस 115 में आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में। अगर ग्रामीण इलाकों को देखें, मुस्लिम वोटर जहां निर्णायक हैं असम में, वहां पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। 56 सीटों में 33 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है, लेकिन 22 ऐसी सीटें भी हैं जो जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं, जहां बीजेपी आगे चल रही है। असम में शहरी इलाके बिल्कुल बीजेपी की स्वीप है। 6 शहरी इलाके हैं जहां 5 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। ग्रामीण इलाकों में भी 108 ग्रामीण इलाकों में बीजेपी 66 में आगे है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 41 पर आगे है। तो असम की तस्वीर ऐसी। और असम में तो कांग्रेस के खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा पीछे चल रहे हैं। उधर बिलासीपारा में अबू बकर बीजेपी के आगे चल रहे हैं, और जालुकबारी में हेमंत विश्व शर्मा आगे चल रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज साहब, असम में तो स्थिति अच्छी है। कांग्रेस गठबंधन AIUDF के साथ गठबंधन करके भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस तो खैर केरल में भी कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस की बात न करिए, हम आपसे कांग्रेस की बात करेंगे मीनिंग हम आपसे बात करेंगे बीजेपी की और पश्चिम बंगाल की, जिस पर सबकी नजरें थीं। बड़ा फासला है अभी, आप कहेंगे कभी काफी राउंड होने हैं, काउंटिंग बाकी, लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी भी देखी जाए तो बहुत सारे राउंड में, बहुत सारी सीटों में बहुत सारा उलटफेर होना पड़ेगा इसको पलटने के लिए बंगाल में। नहीं, सही है किशोर जी कि बंगाल में हम बहुत ताकत से चुनाव लड़े हैं, और आप जान रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो वहाँ थी नहीं। पूरी लड़ाई हमने लड़ी है TMC की, जो वहाँ पर जुल्म ज्यादती उसके खिलाफ, और हमने तो हर सीट को जीतने के लिए लड़ी। हम तो पिछले विधानसभा में सिर्फ 3 सीट थे। जी। एक मजबूत लड़ाई हम देते हुए दिख रहे हैं, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि जब पूरे नतीजे आएंगे तो ये रिजल्ट पलटेगा। ये सही है कि अभी फासला 100 सीटों का है, और 5 राउंड 6 राउंड हुए होंगे। तो इसमें ममता जी से तो हम आगे हैं, लेकिन TMC से हम ओवरऑल पीछे लग रहे हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाने लायक, यानी 40 सीटों पर, और हमें बढ़त जरूर मिलेगी, ऐसा विश्वास है। हमने तो मजबूती से लड़ाई लड़ी है और जनता के बीच में हम गए हैं। हमारी पार्टी की तो पहले हालत आपको मालूम है कि 3 सीट विधानसभा में थी, और लोकसभा में हमने मोदी जी के नाम पर एक बड़ी वेव थी जिसमें हम 18 सीट जीते थे, और कई सीटें हम बहुत कम वोट चाह रहे थे। तो अभी पूरा नतीजा आने दीजिए, तभी मैं मान सकता हूं कि वहां के फाइनल रिजल्ट क्या होंगे।
लेकिन आसाम में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हम अपनी सरकार को वहाँ वापस ला रहे हैं। जब KIDF बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस पार्टी जब मिल गई तब बहुत भ्रम फैलाया जा रहा था। आसाम में हमने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। पुडुचेरी में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तमिलनाडु में भी हम अपने गठबंधन के साथ एक मजबूत लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं। ठीक है कि वहाँ हमारे विरोध का गठबंधन आगे दिख रहा है, लेकिन हमने एक मजबूत लड़ाई वहाँ पे दी है। ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी, अगर आप बंगाल को भी लें तो हम वहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, आसाम में आगे बढ़े हैं, केरल में एक मजबूत लड़ाई दी है, पुडुचेरी में हम वहाँ हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा, और तमिलनाडु में भी हमने एक मजबूत मुकाबला दिया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल के जो रिजल्ट फाइनल टैली आएगा तो बीजेपी जरूर इम्प्रूव करेगी। हाँ, नहीं इम्प्रूव तो आप 3 सीटों से तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इसको पलटने के लिए ना अब 148 का बहुमत का आंकड़ा है। 100 अगर 292 में 147 भी मान लीजिए तो भी आपको 57 सीटों पर, और 57 सीटों पर मामला पलटे, इन 90 के अलावा इन 90 पे आपकी बढ़त बरकरार रहे, और 198 जो जिनमें तृणमूल की बढ़त है उनमें 57 सीटों पर उलटफेर हो, तब जाके ऐसा होगा, जो कि प्रोबेबिलिटी में बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है साहब, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये किशोर जी, हाँ सही है आपका कहना। आप बहुत सुलझी बात करने वाले एंकर हैं, और मैं बराबर देखता हूँ कि आप सुलझी बात करते हैं। तो ये सही है कि नंदीग्राम में हम आगे हैं, बंगाल में पीछे हैं। जी जी, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे विरोध के लोग नंदीग्राम का कोई तर्क दे रहे हैं कि वहाँ इम्प्रूव करेंगे, तो मैं उसी तर्क को अपने पूरे बंगाल के लिए दे रहा हूँ कि 5 राउंड की गिनती है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, और फिर बैलेट गिनती, उसके बाद EVM की गिनती। EVM की जो गिनती शुरू हुई इसमें 5 ही 6 राउंड हुए हैं। तो ये मुझे अभी भी बहुत उम्मीद है। हमने सघन कैंपेन इन सब इलाके में किया है, तो जो माहौल देखा है उससे मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और हम सरकार बनाने के लिए हमने जनादेश मांगा है। जनता का जो जनादेश होगा वो जरूर हमारे पक्ष में होगा, ऐसी उम्मीद है। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के। संजय जी, ये बताइए कि ये आपको जो नंदीग्राम में आप कह रहे हैं कि बार बार कि नहीं वहां तो पलट ही जाएगा, वहां तो पलट ही जाएगा, तो शाहनवाज हुसैन जी का कहना कि अगर नंदीग्राम में पलट जाएगा तो ऐसे फिर बहुत सीटें जहां पलट जाएगा, अभी तो कई राउंड उन्हें बाकी हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि शाहनवाज हुसैन की पार्टी ने 200 ऊपर 200 से ज्यादा सीट की मांग की थी, और अभी के जो ग्राउंड रियलिटी है इनकी सीटें काफी कम आ रही है। हम भी चाहते हैं कि शाहनवाज जी की पार्टी कम से कम अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करे, इतनी सीटें उसे मिलनी चाहिए, और मेरे ख्याल से उतनी सीटें मिलेंगी। लेकिन सीटें अभी जितनी दिखाई दे रही हैं, इनकी पार्टी को और इससे 20 से 25 सीट कम होगी, मेरा ये अभी का आकलन है। बाकी आप अनुमान लगा लीजिएगा, थोड़ी देर में तो स्थितियां साफ हो जाएगी। और जहां तक नंदीग्राम की बात है, नंदीग्राम में अभी काफी राउंड बाकी है। आप देखिएगा कि बाद के राउंड में दीदी अच्छा करेंगी और दीदी ही जीतेंगी नंदीग्राम की सीट से, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब वहां तो नंदीग्राम में तो बाद के राउंड आपके हैं, लेकिन बाकी जगह सारे राउंड अभी जो शुरू बाद के राउंड हैं जो वो बीजेपी के नहीं हो सकते। ये जो सारे बंगाल के जो ट्रेंड है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, और आप देख लीजिए नंदीग्राम में आप बाजी पलट के दिखाइए, हम बंगाल में पलट के दिखाते हैं। चलिए शाहनवाज जी, आपने बहुत अच्छी बात की। ये चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ कि हम तो नंदीग्राम में अच्छा करेंगे, और सारे बंगाल में और 20 से 25 सीट कम होगी। नहीं तो संजय, आप क्या संजय जी मान रहे हैं कि नंदीग्राम में बाजी पलट जाएगी और बंगाल में बाजी पलट जाएगी, दोनों में पलट जाएगी? नहीं, मैं मानता हूं कि नंदीग्राम में तो बाजी पलटेगी, और सारे बंगाल में जो अभी इनकी जितनी सीटें हैं उससे 20 से 25 सीट कम होगी। मैं ये कह रहा हूं, हम दोनों फ्रंट में हम लोग आगे रहेंगे। खैर, एक सवाल, दोनों उत्तर काफी के। हाँ,
आप बंगाल में आप गए, ज्यादा वक्त तो नहीं गए, लेकिन गए तो थे आप शाहनवाज जी? नहीं, हम काफी गए वहाँ। हम चौथे राउंड तक। शाहनवाज जी ने भी काफी रैलियां की है बंगाल में। कुछ एक जगह को छोड़, कुछ एक जगह इन्हें सभाएं शायद कैंसिल भी करनी पड़ी। नहीं, चौथे राउंड के बाद, आसनसोल के बाद, मैंने जब पार्टी ने तय किया कि वहाँ मीटिंग नहीं करेंगे, तो मैंने भी कुल्टी में और आसनसोल में उस दिन मैंने ही कैंपेन किया था। तो जब पार्टी ने कैंसिल किया, उसके बाद से हम लोग कोई सभा नहीं की, लेकिन हमारे स्थानीय नेता वहाँ पर सभा जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करते रहे। लेकिन हमें तो पूरी उम्मीद है कि बंगाल में जिस तरह का माहौल देखा, और अभी भी जो लड़ाई वहाँ पे हो रही है, आप देखिए कांग्रेस लेफ्ट दिखा के आप स्क्रीन पर 0 दिखा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर सब लोग एक तरफ हो गए और हम सबसे लड़ रहे थे, फिर भी हम मजबूत लड़ाई वहाँ पे दे रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इम्प्रूव करेगी और हम सरकार के नजदीक पहुंचेंगे। नहीं, एक चीज तो देखिए, जो रणनीति वहां पर दिखी, आपने कहा ना कांग्रेस और लेफ्ट जो 0 हो गई, वो रणनीति वहां पर तृणमूल कांग्रेस की जो दिखी, वो ये दिखी कि साहब आपने जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस से एक एक करके लोग लेने शुरू किए और उनको टिकट देना शुरू किया, तो वो तृणमूल कांग्रेस ने उसको ऐसे पेश किया कि साहब ये देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ सब लोग मिलकर रणनीति बना रहे हैं, देखिए दीदी को सबने अकेला छोड़ दिया, और ये बंगाल की बेटी है, इसको सबने अकेला छोड़ दिया। और एक वो उन्होंने नैरेटिव चलाया। खैर चुनाव था, उनका हक था नैरेटिव चलाना, उन्होंने चलाया, और वो लग रहा है कि वो चला। क्योंकि अगर इस तरीके से कांग्रेस लेफ्ट बिल्कुल 0, और अब देखिए तृणमूल कांग्रेस 200 सीटों पर आगे, 200 का आपका नारा था, इस वक्त वो आगे चल रहे हैं 200 सीटों पर। तो वो उन्होंने जो ये कम्युनिकेशन पेश किया, उन्होंने जो ये संदेश पेश किया कि साहब सब लोग दीदी को हराने के लिए लगे हैं, बीजेपी दीदी की पार्टी को, ममता की पार्टी को तोड़कर उसके नेताओं को ले जाकर उसके खिलाफ रणनीति बना रही है। उसमें बंगाल की जनता को जो ये मैसेज उन्होंने दिया कि नहीं बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए, उसमें ममता बनर्जी कामयाब रही है कहने के लिए देखिए सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, आप मेरे साथ आ जाइए। ये मानते हैं आप शाहनवाज जी? देखिए, चुनाव में एक ही तर्क नहीं चलते। चुनाव में कई चीजें चलती हैं। कई लोग बहुत अच्छा चुनाव में काम करके अच्छा काम, मैं ही 2014 के लोकसभा के चुनाव में भागलपुर से मैं 10 दिन बाहर कैंपेन करता रहा कॉन्फिडेंस के साथ कि पूरी तरह जीतेंगे, लेकिन लेस देन 1% वोट से रह गया। तो उसमें जब किसी ने भी आकलन नहीं किया, ना मेरे समर्थक ना मेरे विरोधी ने, तो लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया। तो यही मैं मानता हूं कि कई बार चीजें क्यों आ रही हैं, उनकी बढ़ रही हैं, हमारी क्यों कम हो रही हैं। मतलब हमारी पहले से तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन हम जो सोच रहे थे वैसी सीटें अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रही है आपकी, तो उसकी कई चीजें हो सकती हैं। ममता जी जिस तरह से लड़ रही थी, वो पैर उनका टूटा था, वो व्हील चेयर पे थी, वो क्या जनता के बीच में जो संदेश देना चाहती थी वो देने में कामयाब हुई या नहीं हुई, ये वक्त बताएगा। लेकिन जीत और हार के एक नहीं अनेक कारण होते हैं। तो ममता जी के साथ अगर आप देखेंगे कांग्रेस लेफ्ट अगर हिडन तौर पे उनके साथ खड़ी हो गई, तो उनका वोट भी, अगर ममता विरोधी वोट एक तरफ हो जाए, ममता विरोधी वोट तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट का भी वोट था, अगर वो वोट उधर ऐड हो गया होगा, और हम सोच सकते थे कि लेफ्ट और कांग्रेस का आंकड़ा आप स्क्रीन पर न्यूज 18 के स्क्रीन पर 0 दिखा देंगे। मुझे नहीं लगता कोई कांग्रेस का प्रवक्ता भी अभी आपके डिबेट में आने को तैयार होगा, मुझे नहीं लगता। तो आप समझ जाइए कि वहां पर क्या हुआ होगा, इसका आंकलन तो शाम में जब कांग्रेस ने तो ये घोषणा की कि वो कोरोना की वजह से उनका कहना है कि देखिए ऐसा बहाना न करें, रोज तो बैठते ही हैं वो। हाँ खैर नहीं, मतलब ये मैं घर से मैं भी तो उनका बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा। खैर अभी वो है नहीं तो बैठा हुआ हूँ, मैं कोई बाहर नहीं निकला हूँ, मैं प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहा हूँ। नहीं कोरोना, उनका कहना है कि कोरोना इस वक्त इतनी बड़ी खबर है कि इलेक्शंस पर बात करना बेमानी है। अच्छा, कोरोना को लेकर पूरे दुनिया का साथ है और कोरोना को लेकर कांग्रेस
जो भ्रम फैलाती है। अब कांग्रेस और है इस नहीं तो अब वक्त भी कांग्रेस की अलग तरफ राय से जवाब देती देने है, वाला ये तो कोई नहीं है, सही इसलिए चलिए उस बात को छोड़िए। इस बीच मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको शाहनवाज जी, क्योंकि एक बड़ी खबर उधर से आ रही है यूपी से। विधानसभा चुनाव के रुझानों के बीच यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना जो हो रही है, कई जगहों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग की सख्ती और कोरोना संकट के बीच कई जगहों पर मतगणना के दौरान लोगों की भारी भीड़ जुड़ गई। न कोरोना के नियमों का पालन हुआ, न सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा गया। भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। उल्टे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वहां लाठीचार्ज तक करना पड़ा, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। ये हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही हुआ। ये हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाठीचार्ज करना पड़ गया लोगों को। मुजफ्फरनगर में भी काउंटिंग वाली जगह पर लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मतगणना की वजह से वहां पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों और एजेंटों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिस वजह से वहां कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नियमों की धज्जियां तो छोड़िए, देख रहे हैं आप तस्वीरें मुजफ्फरनगर में लाठीचार्ज। अब ये आपने देखा हाथरस, मुजफ्फरनगर और संभल। देखिए अब संभल की तस्वीरें दिखाते हैं। संभल के भी हालात कुछ अलग नहीं थे। वहां भी वोटों की गिनती के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, जबकि चुनाव आयोग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। लेकिन न तो पंचायत चुनाव के उम्मीदवार इस नियम को मानते दिखाई दिए, न ही उनके समर्थक इसको मानते दिखाई दिए। नतीजा ये हुआ कि काउंटिंग सेंटर पर सैकड़ों की भीड़ जमा हो। फिरोजाबाद में भी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। जिस जगह वोटों की गिनती हो रही है वहां लोग एक दूसरे पर चढ़े दिखाई दिए। शाहनवाज जी, इतनी बड़ी त्रासदी से हम गुजर रहे हैं, पंचायत चुनाव के चक्कर में